नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की जंग में डॉन दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है। नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि कंगना का घर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा। उधर कंगना भी फुल फॉर्म में है। आज उन्होंने बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श बताया तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी ललकार डाला। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? बस इसी का इंतजार था। कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच जंग में इमोशन था, ड्रामा था, ट्रेजेडी थी, एक्शन था, नशा था, सब कुछ था। इंतजार था तो बस अंडरवर्ल्ड का। सो अंडरवर्ल्ड की एंट्री भी हो गई। रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की जंग वैसे भी एनडीए को बहुत रास आ रही है। कंगना पर महाराष्ट्र में सियासत की भट्टी गर्म है। हाथ सेकने में भला बीजेपी कैसे पीछे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कंगना का घर तोड़ रहे हैं, उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर क्यों नहीं तोड़ा। जवाब सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने दिया। रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। कंगना रनौत के वकील ने भी कोर्ट में अभी तक ये तो नहीं कहा कि जो तोड़ा गया है वो कानूनी था, ये भी नहीं कहा। तो जैसे कि उन्होंने मान लिया। सवाल यही है कि जरा रुकते, कार्रवाई जरा रुक कर होती तो ठीक होता। जरा और ज़्यादा समय उनको दिया जाता परीक्षण के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, जैसे दूसरों के दिया जाता है वैसे दिया जाता तो ठीक रहता। इस सियासत में देवेंद्र शायद भूल ही गए कि 10 महीने पहले तक महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार थी। बहरहाल महाराष्ट्र में सियासत गर्म है तो वहीं अपने सपनों के आशियाने का मलबा देख किसी घायल शेरनी की तरह तड़प रही है कंगना रनौत। बॉलीवुड की क्वीन आक्रोश की आग में जल रही है। ट्विटर के प्लेटफॉर्म से उद्धव ठाकरे की तरफ तीर पर तीर छोड़ रही है। आज सुबह ही कंगना ने उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब को याद करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, महान बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक है। उनका सबसे बड़ा डर था किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी या कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी भावना क्या है। कल ही कंगना रनौत ने उद्धव को वंशवादी राजनीति का नमूना बताया था। शिवसेना को सोनिया सेना करार दिया था। आज कंगना ने अपने ट्वीट रूपी तोप का रुख कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ कर दिया। सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने जो मेरे साथ बर्ताव किया, एक महिला होने के नाते क्या आप उससे दुखी नहीं हैं? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने की अपील अपनी सरकार से नहीं कर सकती हैं? कंगना रनौत यही नहीं रुकी। उन्होंने सोनिया गांधी पर अगला ट्वीट बाण चलाते हुए लिखा, आप पश्चिम में पली बड़ी हैं, भारत में रहती हैं, आप महिलाओं के संघर्ष को जानती हैं। जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून और व्यवस्था का मजाक बना रही है, ऐसे में इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता को तय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में दखल देंगी। एक विवादास्पद बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत के तरकश से निकल रहे सियासी बाण महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे और अब इस सब के बीच सोनिया गांधी को इसमें लाना है का मतलब ये है कि शिवसेना की दुखती रग को छेड़ देना। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर और हथौड़े चलाकर उसे तहस नहस कर डाला था। कंगना गुरुवार को मुंबई के पाली हिल स्थित इस दफ्तर के मलबे को देखने गई थी। आज कंगना ने नया दांव खेलते हुए ट्वीट किया कि उनके पास अपने दफ्तर को फिर से बनवाने के लिए पैसे नहीं है। ट्वीट में कंगना ने लिखा, मैंने 15 जनवरी को अपने ऑफिस की ओपनिंग की थी। इसके फौरन बाद कोरोना महामारी आ गई। ज्यादातर लोगों की तरह तब से मैंने भी कोई काम नहीं किया है। मेरे पास इसे फिर से बनवाने के पैसे नहीं है। मैं इसी खंडहर से काम करूंगी। इसे एक महिला के ऐसे ऑफिस के रूप में रखूंगी जिसे उसकी आवाज उठाने की वजह से तबाह कर दिया गया।
कंगना का दफ्तर ढहाकर शिवसेना भले ही सोचे कि उसने अपने स्टाइल में ही अपना राजनीतिक बदला ले लिया है, लेकिन ये दाव उस पर भारी भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार में पार्टनर कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है, जबकि एनसीपी ने भी इससे किनारा ही कर रखा है। मौसमी सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। कंगना के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। जगह जगह उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत के पुतले फूके जा रहे हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, गाली का इस्तेमाल करने वाले संजय राउत पर कोई एक्शन नहीं, जबकि तू तड़ाक पर कंगना के खिलाफ केस क्यों दर्ज हो गया। उधर अयोध्या का संत समाज भी कंगना के समर्थन में खड़ा हो गया है। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने के बाद से पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। चंडीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कंगना रनौत के समर्थन में तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की अर्थी ही सजा दी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क घेर कर बैठ गए। पहले महाराष्ट्र सरकार की अर्थी सजाई और फिर बाकायदा अर्थी निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से निकाली गई महाराष्ट्र सरकार की इस शव यात्रा में बाकायदा सरकार के पुतले को कंधा दिया गया। आग लेकर एक कार्यकर्ता आगे चल रहा था तो वहीं एक कार्यकर्ता के हाथ में घड़ा था। रास्ते भर नारेबाजी हो रही थी। शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर यूथ मोर्चा सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार को चिताया। इस बात पर आक्रोश जताया कि संजय राउत ने कंगना को गाली दी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कंगना के तू तड़ाक पर केस क्यों दर्ज किया गया। कंगना रनौत कह रही थी कि ड्रग माफिया जो इस समय बॉलीवुड पे हावी हुआ पड़ा है उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसने की बजाय महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर कंगना रनौत से बदला लेने का काम किया। 24 घंटे का नोटिस देकर महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, उसका ऑफिस तोड़ दिया। बताइए किस तरह का शिष्टाचार है, किस तरह का लोकतंत्र है। और ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां लोगों का हुजूम कंगना रनौत के समर्थन में आ जुटा है। कई सामाजिक संगठन एक साथ आए और जयपुर के वैशाली नगर में इन लोगों ने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र सरकार को, संजय राउत को, वहां की पुलिस को खुला चैलेंज है कि कंगना की तरफ घूर कर आंख उठाओगे, भारतीय नारी का अपमान करोगे तो आंखें निकाल लेंगे। प्रदर्शनकारियों के भीतर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने कंगना का पोस्टर लेकर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। बहुत देर तक इन लोगों ने इसी तरह नारेबाजी की। उसके बाद सामाजिक संगठनों ने संजय राउत के पुतले को आग के हवाले कर दिया। उधर हिमाचल बीजेपी पूरी तरह कंगना रनौत के साथ आ चुकी है। कल शिमला में बीजेपी ने कंगना के समर्थन में रैली निकाली थी, तो आज बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के एक्शन को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। शर्म करो, शर्म करो, सरकार शर्म करो, शर्म करो। पूरे प्रदेश भर में इसी प्रकार का हस्ताक्षर अभियान कंगना रनौत जी को लेकर और उनके पक्ष में हम करेंगे। पूरा हिमाचल प्रदेश आज कंगना रनौत के साथ खड़ा है। हम उनके खिलाफ जो कार्रवाई वहां की शिवसेना कांग्रेस सरकार ने की है उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। शिवसेना पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधर अयोध्या में साधु संत भी कंगना के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। संत समाज उद्धव ठाकरे पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद। जो लोग आवाज उठाए उनकी हत्या, जो लोग बोले उसके ऊपर प्रहार, जो लोग बात करे उसकी घर गिरा देना, इस प्रकार द्वेष, इस प्रकार हीन भावना, ये लगातार अब मुझको लगता है कि रावण के रूप में, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार राक्षसों की उत्पत्ति भगवान राम के समय में भी रहा है। हमको लगता है अब उस भूमिका में शिवसेना आ गई है, सोनिया सेना हो गई, सौ सेना हो गई, और लगातार जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उसके ऊपर लगातार प्रहार शिवसेना कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में युवाओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पुतले को साड़ी और चूड़ियां पहनाकर पुतलों का दहन किया। वाराणसी में युवाओं ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को कृष्ण, कंगना को द्रौपदी और शिवसेना को कौरवों के रूप में दिखाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में करणी सेना ने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऊना में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उधर उत्तराखंड के विकासनगर में युवा हिमजन कल्याण सभा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंगना रनौत के समर्थन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर भी कंगना के समर्थन में लाखों लोग आ चुके हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, विकासनगर से टीना साहू के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कंगना रनौत ने जिस तरह महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कंगना के बहाने शिवसेना से पुराना बदला निकालने के फेर में है। एनडीए के दूसरे सदस्यों को भी लग रहा है कि कंगना का समर्थन उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आरपीआई अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना के लिए कदम ताल कर रहे हैं। सियासत तो कहीं भी हो सकती है। लाशों पर भी सियासत होते सबने देखा है, तो अब मलबे पर सियासत भी देख लीजिए। कंगना रनौत का मुंबई का दफ्तर क्या टूटा, सियासत की राहें खुल गईं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से कंगना का पंगा एनडीए को बहुत रास आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कल कंगना के दफ्तर और घर गए थे। कंगना से मुलाकात की थी, उन्हें राजनीति में आने का ऑफर तक दिया था। आज देवेंद्र फडणवीस कंगना के साथ आ गए। उन्होंने कंगना के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितना ध्यान कंगना पर दे रहे हैं उतना ध्यान कोरोना पर देते तो बहुत भला होता। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतने कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। शिवसेना का सामना कंगना रनौत से है या फिर रिया को बचा नहीं पाए उसका गुस्सा है। मेयर किशोरी पेडनेकर परिवार ने जो अपनी कंपनी की ऑफिस खोली, जो गरीबों के लिए जगह थी, उसके ऊपर कब्जा जमाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले तो कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल वो कंगना के घर गए थे, तो आज कंगना का मामला लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास चले गए। राजभवन में मुलाकात हुई। क्या बात हुई, खुद आठवले से सुनिए।
कंगनाला न्याय मिळाला पाहिजे, कंगनाला कॉम्पेन्सेशन मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची सूचना आणि मागणी मी त्यांच्याकडे माननीय महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मी केली। महाराष्ट्र में कंगना को लेकर सियासत से पहले हम आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। महाराष्ट्र में साल भर पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। मुख्यमंत्री बीजेपी का था और शिवसेना सरकार में पार्टनर थी। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षाएं जाग गईं। महाराष्ट्र में नए समीकरण बन गए। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ गया। उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। करीब 10 महीने से अपने पार्टनर की महाराष्ट्र सरकार बीजेपी को रास नहीं आ रही है। शिवसेना पर हमला बोलने का अच्छा मौका दिया है कंगना रनौत ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो इसे हिमाचल की बेटी का मुद्दा बना दिया। जहां तक हमारी हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हिमाचल की बेटी के समर्थन में हैं। वो सुरक्षित रहें, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। वो सुरक्षित होकर के अपने काम के लिए मुंबई गई हैं, तो वहां बेहतर ढंग से काम कर सके, काम के लिए एटमॉस्फेयर मिले, वहां की सरकार की यह जिम्मेवारी है। कंगना बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रही हैं, तो बीजेपी कंगना के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने में लगी है। जब ठाकरे परिवार जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान व्यक्तित्व माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है, ये उनकी गरिमा को गिराया। सरकार की गरिमा को तो गिराया ही, और बीएमसी की गरिमा को भी गिराया। मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। कंगना का दांव कुछ ऐसा बैठा है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टियों को कुछ सूझ नहीं रहा। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने अलबत्ता कंगना के उस बयान पर एतराज जताया है जिसमें उन्होंने मुंबई को पीओके कहा था। इतनी शर्म की बात, जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, जो मेरा देश का अभिन्न अंग है, जिसको लेने की बात चलती है कि ये सरकार लेकर आएगी, कुछ दिखता नहीं है, वैसी जगह का उसको तुलना इतना छोटा दिखाकर बंबई में करना, यह कंगना के लिए उचित नहीं है। आतंकवादी हमला हुआ, हमारे कई पुलिसों ने अपनी जान तक दे दी, शहीद हुए। अब उन पुलिसों के बारे में कोई उनको बाबर कहे या मुंबई को कोई पाकिस्तान कहे, तो मुंबई पर प्रेम करने वाला संस्था हो या व्यक्ति हो, वो उसको गुस्सा आना बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी में भी कंगना को लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे भी कंगना के पीओके वाले बयान पर सहमत नहीं है। ना ऐसा नहीं है, संसदीय भाषा अगर बोलेंगे तो उनके साथ हम लोग नहीं है। बीजेपी कंगना के बहाने अपनी सियासत साधने में जुटी है, तो शिवसेना भी अपनी जगह अड़ी है। उसे पता है कि माहौल ऐसे ही गर्माता रहा तो देर सबेर मराठा मानुष वाला उसका मुद्दा असर जरूर दिखाएगा। बक्सर से पुष्पेंद्र, दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कंगना रनौत, उनके जैसी जुझारू और बेबाक अभिनेत्री की मां आशा रनौत भी अपनी बेटी से इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। अपनी बेटी के हौसले की दाद दे रही हैं, साथ ही उद्धव सरकार को लानतें भी भेज रही हैं। कंगना की मां आशा रनौत से बात की हमारी सहयोगी नवज्योत ने। आशा जी नमस्कार, आज तक पे आपका स्वागत है। सबसे पहले कंगना के स्टैंड को लेकर, जो कंगना ने अपना स्टैंड लिया है, आप क्या कहेंगी? कंगना ने अपना स्टैंड बहुत सही लिया है और उसने सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है, तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है। और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना, निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है, क्यों एक बेटी से जो बात से आई और
उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी अन्याय हुई है? क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं? ये क्या सरकार है जिसको सरकार बोलते हैं? ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है, और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहां रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहां गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष से यही विनती करती हूँ और हमेशा यही बोलती रहूंगी कि अगर मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा और खड़ा है। और मैं अपने इस गृह मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते, जिन्होंने घर मकान उसके खत्म कर दिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, तो इनका क्या विश्वास है? आशा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवसेना कंगना के ही पीछे पड़ी है? क्योंकि आपने तमाम आरोप शिवसेना पर भी लगाए, ऐसा क्या क्यों लग रहा है? और आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कंगना की जान को खतरा है मुंबई में? तो क्यों नहीं खतरा है? देखा नहीं आपने कितनी चप्पल से और कितने उनको पोस्टर को कितना ये किया गया, और बाद में साथ में बोला कि हम इसके कपड़े खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे आएगी तो हम इसको कुछ हो जाए। वो नेताओं ने बोला अगर कुछ इसको हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है, और इससे ज्यादा थ्रेटनिंग हो रहा है। बताओ मेरे को क्या चाहिए? हमें जैसे हो रहा है वहाँ पे, हो रहा है वहाँ पे, दिख रहा है सारी जनता, पूरे भारतवर्ष को दिख रहा है। वैसे मेरी बेटी के साथ हो जाना था तो क्या करते हम लोग? ये तो शुरू से हर एक चीज के शक्ति सब हर एक पूरी ताकत है इनके पास, धन सत्ता सब कुछ है इनके पास। तो क्या करना? भाजपा को उसको देनी थी? क्यों नहीं देनी थी? दूसरी पार्टियां क्यों इसमें विरोध कर रही है? इनको क्या तकलीफ है? इनके घर में बेटियां नहीं है? ठीक है, अगर इसने कोई गलत बात की होती या कुछ गलत बातें होती, इन्होंने क्या नहीं कुछ मेरी बेटी को बोला, उसकी इनको कोई भी इसका एक सोच नहीं है कि क्यों मेरी बेटी को इतना बकवास कर दिया। क्या चाहिए तो पूरा भारतवर्ष इसके साथ जी। जनता को पता नहीं है, आजकल की जनता पूरी सब कुछ नहीं जानती है। आशा जी, हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि सब देख रहे हैं, जनता कंगना के साथ है, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ, बुधवार को कंगना का दफ्तर तोड़ा गया, उसके बाद जो हालात वहां पर है वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना ने तो एफआईआर कंगना के ही खिलाफ कर दी है, कहा है कि तू बोला, इस भाषा को लेकर एफआईआर हुई है। जो शब्दों ने पूरा भारतवर्ष पूरा जहाँ पे उन्होंने एफआईआर की है, वो भी तो एक कोर्ट है, वो भी तो एफआईआर को देखेगा, वो भी तो वहाँ पे भी तो बैठे हुए हैं, उनको लगेगा पता कि इसके नेता ने क्या बोला। मैं तो नहीं वो शब्द बोल सकती, नहीं बोल सकती, कैसे बोलूं मैं? बेटी है मेरी, वो उसको शर्म होनी चाहिए जिसने कितनी गंदी बात मेरी बेटी को बोल दी। क्यों बोली उसने? पूछो उसको, जनता पूछ रही है, तो शिवसेना सोई हुई है। देखते हैं क्या होती है एफआईआर। क्या कंगना, आप जो बता रही हैं कि कंगना सच बोल रही है, सच्चाई का साथ दे रही हैं, जब कंगना ये सारी बातें करती है, क्या शिवसेना आपको लग रहा है कि डर गई है? जो कंगना को अब सीधे सीधे पहले दफ्तर तोड़ दिया, नुकसान वहां पर हुआ, और फिर उसके बाद इस तरह की एफआईआर होती है। ये डरेगी, शिवसेना डरेगी। क्यों डरेगी? एक छोटी सी बच्ची से डरेगी है? इसके तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्योंकि उनके पास आज क्या नहीं है जो कि जिससे कि वो डरेगी। एक वो सच्चाई नहीं है उनके पास, बाकी उनके पास सारे हथकंडे हैं। बताओ आप क्या नहीं है उनके पास? आपकी कंगना से बात हुई जब वो मुंबई पहुंची? आशा जी, बात हुई आपकी? हाँ, मेरे से बेटी की बात होती रहती है, बेटियां ने सब कुछ बताती है, और हम बेटी को अगर मना करते हैं तो अगर वो कोई गलत बात बोलती तो हम उसको बोलते कि बेटा ये मत बोल,
जबकि वो सारी बातें बोल रही है, वो कभी भी किसी भी वक्त जो है कभी झूठ नहीं बोलती है, ना कोई गलत बात बोलती है। तो फिर हम उसको क्यों रोके? इसकी अपनी मर्जी है, उसको बोलने की आजादी है। हाँ, अगर कोई गलत बोलती तो आज जनता, पूरी जनता इसके साथ नहीं होगी। कंगना को एनडीए के दलों का साथ मिल रहा है तो शिवसेना भी अपने सारे विकल्प आजमाने में लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच करवाने में अब जुट गई है। महाराष्ट्र सरकार से अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे के एक बयान के आधार पर मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि कंगना के ड्रग्स केस की जांच होनी चाहिए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंककर कंगना समर में तो उतर गई, मगर सरकार तो सरकार होती है और वैसे भी राजनीति का उसूल होता है साम दाम दंड भेद, जीत किसी भी कीमत पर। लिहाजा बीएमसी वाले मुद्दे पर घिर गई उद्धव सरकार ने कंगना को पस्त करने की नई काट निकाल ली। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच करने के लिए कहा गया है। ड्रग्स केस की जांच के लिए अध्ययन सुमन के बयान को आधार बनाया गया है। अध्ययन सुमन ने अपने पुराने इंटरव्यू में कंगना को नियमित ड्रग्स लेने वाली बताया था। कहते हैं ना, राजनीति में मुद्दे कभी मरा नहीं करते। शिवसेना ने फिलहाल ऐसा ही मुद्दा उठा लिया है। अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। शिवसेना ने मुद्दे को हवा में उछाला तो उनकी ही सरकार के गृह मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए। और अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू को उसमें उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेगी। महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस को जल्द से जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराएगी या फिर नारकोटिक्स सेल से। विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इस बीच मामले में पहले ही नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अध्ययन ने 2 दिन पहले ही इस मसले से खुद को अलग रखने की अपील की है। हाथ जोड़ता हूं आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। अजीब सा संयोग है, सुशांत की मौत मिस्ट्री खंगालने वाली एजेंसियां ड्रग्स पर आकर अटक गईं और अब उसी सुशांत को इंसाफ दिलाने की आवाज उठाने वाली कंगना रनौत भी सियासी लड़ाई से होते हुए ड्रग्स लेने के कथित आरोपों में लिपटती दिख रही हैं। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। इधर शिवसेना अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे के पुराने इंटरव्यू के जरिए कंगना पर शिकंजा कसने की फिराक में है। वजह यह है कि इस इंटरव्यू में अध्ययन ने ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। अब अध्ययन सुमन उस इंटरव्यू से किनारा करना चाह रहे हैं। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में अध्ययन ने क्या कहा, सुनिए। That you were perhaps the first actor who's come out in the open and said that, you know, hard drugs have been used in Bollywood and still continue in film industry as in other cities and other industries as well. Absolutely. So when I was talking about, when the article came out in 2016, I was talking about 2010, way back 10 years before, right? And the consumption of drugs have been going on for years, for eternity now. You know, one thing that you have to understand by just, saying that the film, 99% people in the film industry do drugs, I think it's a very wrong thing to say.
even back then when I had been a part of those few high-profile parties in 2009 and 10, where I saw, of course, I saw a few big actors doing drugs, and of course, I saw a few big business people doing drugs and actresses doing drugs, but not all of them were doing it, and they were consuming it, and it was my individual choice to take a call to not be a part of that group, or to be a part of those parties further on in my life, and it's a very individual thing that you have to do. अब कंगना रनौत के बाद बात रिया चक्रवर्ती की, जिनकी जेल यात्रा जारी है। जी हां, रिया चक्रवर्ती को आज भी बेल नहीं मिली। उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। खुद रिया के वकील ने कहा है कि अब तो हाई कोर्ट में सोमवार को बेल की अपील करेंगे। रिया के भाई और उसके 4 ड्रग पेडलर्स जो दोस्त थे, उनकी भी जेल की सजा बरकरार है। सभी 6 आरोपियों की अपील खारिज हो गई। दलील खारिज, अपील खारिज, रिया नहीं हुई रिहा। कम से कम और 3 रातें जेल में गुजारेगी रिया। एनसीबी के दफ्तर से वायकुला जेल जाते वक्त रिया ने शायद ही सोचा होगा कि सतीश माने शिंदे जैसे वकील भी उसे जमानत पर ही सही जेल की सलाखों से मुक्त नहीं कर पाएंगे। मगर सच यही है कि कम से कम 3 रातों तक कैद रहेंगी रिया। रिया रिहा नहीं होगी। पहले किला कोर्ट, अब सेशन कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए इसी की तरफ से कोई वकील आएगा, लेकिन जो सबसे करारा झटका है, सतीश मान शिंदे न सिर्फ रिया चक्रवर्ती को करारा झटका है, तो अब ये तय हो चुका है कि भाई कला जेल में ही रहेंगे रिया चक्रवर्ती, और सभी जो आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा और बासित परिहार की भी जमानत याचिका खारिज हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि ड्रग्स नेक्सस का पूरा तार इस कुनबे से जुड़ा है। वकीलों की पूरी फौज थी, मगर दलील काम नहीं आई। हालांकि रिया के वकील ने दलील देते हुए कहा कि रिया बेगुनाह है। नारकोटिक्स ब्यूरो पर जबरन बयान दिलवाने का आरोप भी लगाया। 8 सितंबर को रिया ने जो आरोप स्वीकार किए थे, अपनी अर्जी में रिया ने उन्हें भी पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन एनसीबी ने सेशन कोर्ट को बताया कि ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ जांच अभी जारी है। चूंकि आरोपियों के खिलाफ 27 से धारा लगाई गई है, इसलिए इनकी बेल नहीं हो सकती। एनसीबी को अभी इनसे आगे भी पूछताछ करनी है। फिलहाल इन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए। विटनेस, वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज़ होती है, बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। मेन थिंग इज 27A एंड 29। एक तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है सर, ये एक पॉइंट हुआ, और जो सेक्शन 26 वाला जो सेक्शन है सर, वो भी नॉन बेलेबल है, एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर बेल एप्लीकेशन हुआ। ये रीजन हमको समझ में आया, हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है। रिया के वकील फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद अब सोमवार को ही हाई कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आगे भी रिया की रिहाई की लड़ाई बेहद संगीन होने वाली है। रिया के खिलाफ पहले से चल रही जांच में एनसीबी को क्योंकि एक और चौंकाने वाली बात पता चली है, वो ये कि सिर्फ रिया और शौविक ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम नहीं किया, बल्कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर से भी रिया के घर नशे की खेप भिजवाई गई। सुशांत के घर से कुरियर के जरिए अप्रैल महीने में करीब आधा किलो बर्ड्स भेजी गई। बर्ड्स का ये पैकेट सुशांत के घर से उनके हाउस हेल्पर दीपेश सावंत ने दिया और रिया के घर में इस पैकेट को शौविक ने रिसीव किया। नशे की खेप किसी की पकड़ में ना आए, इसलिए कुछ दूसरी चीजें भी इस पैकेट में डाल दी गई थी। एनसीबी अब उस कुरियर बॉय का पता लगा चुकी है जिसने ये पैकेट डिलीवर किया था। एनसीबी सूत्रों की माने तो लड़के ने दीपेश सावंत और शौविक दोनों को पहचान भी लिया है। जाहिर है ये नई जानकारी भी रिया, शौविक और उनकी ड्रग्स कंपनी की मुसीबत और बढ़ा सकती है। रिया और शौविक का मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों के गिरफ्तार होने से लेकर अब तक उनकी जमानत की अर्जी 2 बार खारिज हो चुकी है। अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। उधर बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में अफरा तफरी है।
हर आहट पर उन सभी 25 बॉलीवुड नशेड़ियों की घबराहट हो रही है जिनका नाम रिया ने लिया है। एनसीबी ने आज साफ कर दिया कि सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। बला की खलबली है बॉलीवुड में। ड्रग्स मंडली को सांप सूंघ गया है। नशेड़ियों की फौज की मौज खत्म समझिए और उन 25 का खेल भी खल्लास जिनका नाम रिया ने लिया है। वो जेल में बैठी है ना, वो उन्हीं के फेर में बैठी हैं, क्योंकि जिनका नाम रिया ने लिया है उनकी जांच हो रही है। बिना उन्हें बताए उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी नाक के नीचे से एनसीबी सबूत उठा रही है। दीपेश सावंत के वकील ने भी इस बात की तस्दीक की। क्या ऐसी कोई वजह की एनसीबी ने, चूंकि ये कहा कि केस प्राइमा फेस आई है? दूसरा ये वजह हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। अभी एनसीबी जैसे ऐसे बता रही थी, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि अभी अगर अक्यूज को छोड़ दिया जाए तो अक्यूज उनके एनसीबी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीबी, उन्होंने ये कंटेंशन दिया था, कोर्ट में अपनी दलीलों में बताया था। अकॉर्डिंग टू एनसीबी ने ये कंटेंशन दिया है कि जो कुछ अक्यूज ने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, अगर उनको बाहर छोड़ दिया गया तो वो जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अवेयर हो जाएंगे, केस प्रभावित हो सकता है। केस प्रभावित हो। हम लगातार कह रहे अपने तमाम दर्शकों को 27A की धारा सबसे बड़ी फांस। तो कौन है बॉलीवुड के वे 25 नशेड़ी? रिया ने एनसीबी को बताया वो बड़ी हस्तियां हैं। हस्तियों की हस्ती मिटने वाली है। तो सुशांत केस की शुरू हुई तफ्तीश वाकई बॉलीवुड के गटर की सफाई तक आ पहुंची है, जिसका जिक्र एक ट्वीट में कंगना ने भी किया था। खैर, एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है। जल्द, बहुत जल्द धरपकड़ भी होगी और छापे भी पड़ेंगे, ठीक वैसे जैसे रिया के घर पर पड़े थे। रिया ने ऐसा कबूलनामा दिया है जो बड़े बड़ों के गले की फांस बन चुकी है। आप स्वतंत्र हैं, कयास लगा सकते हैं वे नशेड़ी सितारे कौन हैं। हमें भी कुछ मालूम है, लेकिन फिलहाल एनसीबी के एक्शन से पहले बताना ठीक नहीं। इतना समझ लीजिए कि कई वो हैं जिन्होंने सुशांत के साथ फिल्में की, कई वो हैं म्यूजिक वर्ल्ड से हैं। सुशांत को खुद ही म्यूजिशियन से दोस्ती पसंद थी। कई कोरियोग्राफर हैं, कई सिनेमाटोग्राफर हैं, हाँ, हीरो और हीरोइन भी हैं। रिया को तो फिर भी जेल में नींद आ सकती है, लेकिन वे जो बाहर घूम रहे हैं उनकी नींदें हराम हैं, क्योंकि सबसे बड़ा होता है डर, और वो भी जानते हैं कि इस डर के आगे उनकी जीत नहीं होने वाली। तो रिया की जेल यात्रा जारी है, लेकिन हमारे बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। स्पेशल रिपोर्ट में हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम खबरों का सिलसिला आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।